हेलो एवरीवन, कैसे हैं। लिक्विडेशन में अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और एक हमने डिस्कस किया लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इम्पॉर्टेंट छोटा सा इंटरेस्टिंग पार्ट बाकी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे ईजी है। तो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज एक पॉइंट अपना छोटा सा बाकी है जो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो सबसे पहले जैसे मैं अगर वर्ड कॉन्ट्रीब्यूटरीज पे बात करूं तो कॉन्ट्रीब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, जो पैसा देने वाले होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। और कंपनी के केस में कॉन्ट्रीब्यूटरीज बेसिकली कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। तो लिक्विडेटर क्या करता है, लिक्विडेशन टाइम पर लिक्विडेटर जो है वो लिक्विडेशन के टाइम पर कंपनी के शेयर होल्डर्स की क्या करता है, दो लिस्ट बनाता है। क्यों लिस्ट बनाता है शेयर होल्डर्स की, क्योंकि अगर मान लो एसेट्स से जो अमाउंट रियलाइज हुआ है, अगर उससे लिक्विडेटर कंपनी की लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाया तो लिक्विडेटर को क्या होगा, शेयर होल्डर से अमाउंट कॉल करना पड़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन लिक्विडेटर शेयर होल्डर्स की भी लिस्ट बनाता है। शेयर होल्डर्स की लिस्ट बनाने का मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर्स की लिस्ट बनाने का मतलब शेयर होल्डर्स की लिस्ट बनाने का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास कितने कितने शेयर्स हैं और कितना कितना अमाउंट उन पे पेड अप है, ताकि अगर एसेट से रियलाइज होने वाला जो अमाउंट है वो लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने में शॉर्ट रहे तो हम लोग उन शेयर होल्डर से अमाउंट क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसीलिए लिक्विडेटर शेयर होल्डर्स की लिस्ट बना के रेडी रहता है कि भाई किससे कितना पैसा मांगा जा सकता है अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है तो लिक्विडेशन डेट पे जो लिक्विडेशन डेट पे जो लिक्विडेटर है ना, वो शेयर होल्डर्स की दो लिस्ट बनाता है। उसमें से जो फर्स्ट लिस्ट होती है उसको बोलते हैं, एक लिस्ट जो बनती है उसको बोलते हैं ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, और एक लिस्ट बनती है उसको बोलते हैं बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो शेयर होल्डर लिक्विडेशन डेट पे लिक्विडेटर लिक्विडेशन डेट पे कंपनी के शेयर होल्डर्स की क्या करता है, दो लिस्ट बनाता है। उसमें से एक होती है ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज और एक होती है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में क्या करते हैं, उन शेयर होल्डर्स के नेम आते हैं, उन शेयर होल्डर्स के नेम आते हैं जो लिक्विडेशन डेट पे कंपनी के शेयर्स होल्डर हैं। तो ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में उन शेयर होल्डर्स के नेम आते हैं जो लिक्विडेशन डेट पे कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं। मतलब लिक्विडेशन डेट पे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो लिस्ट बनती है उसको बोलते हैं ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। समझ में आया। और क्या होता है देखो प्रैक्टिकली कि लिक्विडेशन पे जो लिक्विडेटर है वो क्या करता है, कंपनी की सारी एसेट्स वन बाय वन रियलाइज़ करता है, फिर उससे लीगल ऑर्डर में लायबिलिटीज़ का पेमेंट करता है। अब मान लो एसेट से जो अमाउंट रियलाइज़ हुआ है उससे लायबिलिटीज़ का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, लिक्विडेटर शेयर होल्डर्स से कॉल करेगा अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है। तो उसको पता तो होना चाहिए ना किस शेयर होल्डर्स के पास कितने, किस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर है और उन पे कितना अमाउंट अनपेड है, ताकि वो उनसे कॉल कर सके। इसलिए क्या करते हैं, लिक्विडेशन डेट पे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लिस्ट आउट कर लेते हैं, उनको बोलते हैं ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोलते हैं, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है। और बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में उनके नेम आते हैं जिन्होंने
विद इन 12 month from the date of liquidation, share transferred to A list contributories. बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में हम लोग उनको लेते हैं, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में उन शेयर होल्डर्स को लिया जाता है जिन्होंने विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन अपने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं किनको, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज को। समझ में आया? जैसे अगर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल कंपनी का अगर लिक्विडेशन 31 मार्च 21 को हो रहा है, तो इस डेट पे जो शेयर होल्डर्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। और जिन लोगों ने इससे पहले विद इन 12 month, मतलब ऐसा मान सकते हैं 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 के बीच में अपने शेयर्स क्या किए, ट्रांसफ़र कर दिए, कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए किसी और को, उनको बोला जाता है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि विद इन 12 month एक्स ने अपने शेयर क्या किए, वाई को ट्रांसफ़र कर दिए, तो लिक्विडेशन डेट पे कंपनी का शेयर होल्डर कौन है, वाई, तो वाई को तो बोला जाएगा ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज और एक्स को हम लोग बोलेंगे बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो जैसा नहीं होता है कि भाई 2 प्लान बना के रखो, एक मेन प्लान वो फेल हो जाए तो एक बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए, तो वैसे ही लिक्विडेटर भी क्या बोलता है कि भाई पहले उन लोगों की लिस्ट बना लेता है जो कंपनी, जो लिक्विडेशन डेट पे कंपनी के शेयर होल्डर्स, अब उनसे पैसा मांगेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, और अगर वो पैसा नहीं देंगे, कौन, जो लिक्विडेशन डेट पे कंपनी के शेयर होल्डर है जिनका नाम ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में लिखा हुआ है, अगर वो पैसा नहीं देंगे तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग लिक्विडेटर उनसे अनपेड अमाउंट मांग सकता है जिन्होंने ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज को शेयर ट्रांसफ़र किया, और उन लोगों की एक लिस्ट और बना देते हैं, उसको बोलते हैं बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो एक बैकअप प्लान हो गया। तो सबसे पहले पैसा किससे मांगा जाएगा, जो लिक्विडेशन डेट पे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो पेमेंट करने से मना कर दे तो फिर उस केस में हम लोग पैसा उन लोगों से मांगेंगे जिन्होंने 12 महीने के अंदर अंदर ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज को शेयर्स क्या किए, ट्रांसफ़र किए। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला एक्स कंपनी का शेयर होल्डर है, इसको कंपनी की पोजीशन का पूरा नॉलेज है कि साहब कंपनी हो सकता है बहुत जल्दी क्या उठने वाली, बंद होने वाली है, तो इसने क्या किया, अपने शेयर ट्रांसफ़र कर दिए किसको, वाई को। तो इसने अपने जो शेयर थे वो ट्रांसफ़र कर दिए किसको, वाई को, और वाई को पता नहीं था कि कंपनी बंद होने वाली है। और शेयर ट्रांसफ़र करने के बाद कुछ टाइम बाद ही क्या हुआ, कंपनी बंद हो गई, कंपनी लिक्विडेट हो गई। अब लिक्विडेटर पहुंच गया वाई के पास कि पेमेंट करो, तुम्हारा शेयर पार्टली पेड अप है, 10 रुपीज़ का शेयर है, 6 कॉल्ड एंड पेड अप है, 4 रुपीज़ दो क्योंकि कंपनी को लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना है। तो वाई ने क्या किया, पेमेंट करने से मना कर दिया। वाई ने क्या बोला, मैं तो पेमेंट नहीं करूंगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, क्योंकि अब जो भी तुम पेमेंट करोगे वो तो डूबने वाला है ना, वापस तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लिक्विडेटर तुमसे पैसा लेके, शेयर होल्डर से पैसा लेके क्या करेगा, कंपनी की लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर देगा, तो वो तो पैसा आएगा ही नहीं। तो लिक्विडेटर ने क्या किया, वाई से कॉल किया कि भाई तुम्हारा जो शेयर है तुम्हारे नाम पे वो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू का है, पर वो कॉल्ड एंड पेड अप कितना, 6 है, 4 रुपीज़ दो। वाई ने पेमेंट करने से मना कर दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था कंपनी बंद होने वाली है, मैं तो पेमेंट नहीं करूंगा। तो इस केस में लिक्विडेटर क्या कर सकता है, अमाउंट एक्स से मंगा सकता है, एक्स से कॉल कर सकता है। तो मेरे एग्जाम्पल में वाई कौन है, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज है, तो लिक्विडेटर सबसे पहले पैसा किससे मांगेगा, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज से। और अगर ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज पेमेंट करने से मना कर दे
तो लिक्विडेटर के पास ये राइट है कि वो उन लोगों से पैसा मांग सकता है, उन लोगों से कॉल कर सकता है जिन्होंने, वो भले कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं हैं, पर जिन्होंने विद इन ए ईयर अपने कंपनी के शेयर्स क्या किए, किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए, मतलब अपनी टोपी किसी और के सर पहना दी। तो कंपनी से बोलता है कि 1 ईयर जो है वो सफिशिएंट पीरियड है, 1 ईयर सफिशिएंट पीरियड है कि कोई भी शेयर होल्डर जानबूझ के, कि उसको पता है कि कंपनी लिक्विडेट होने वाली है और वो अपनी लायबिलिटीज़, मतलब अपनी जो पार्टली पेड अमाउंट है उसको बचाने के लिए उसने अपने शेयर्स क्या किए, ट्रांसफ़र कर दिए। तो जिसको ट्रांसफ़र किए वो तो ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज है, तो लिक्विडेटर सबसे पहले उससे मांगेगा, और अगर उसने मना कर दिया तो लिक्विडेटर के पास कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग राइट है कि वो क्या कर सकता है, उन लोगों से पैसा मांग सकता है जिन्होंने क्या किया, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज को शेयर ट्रांसफ़र किए। तो अगर मैं बोलूं कि मान लो जैसे मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को शेयर ट्रांसफ़र किए, किसने, मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को शेयर ट्रांसफ़र किए, तो लिक्विडेशन डेट पे शेयर होल्डर कौन है, मिस्टर श्याम। इसका नाम तो आएगा ए लिस्ट में, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में, इसका नाम आएगा ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में, और राम का नाम आएगा बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में, अगर इसने शेयर ट्रांसफ़र 12 महीने के अंदर किए हैं तो। और अगर मान लो मिस्टर श्याम पेमेंट करने से मना कर दे अनपेड अमाउंट का, अनकॉल्ड अमाउंट का, तो फिर लिक्विडेटर मिस्टर राम से पैसा मांग सकता है। तो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी से भी पैसा मांगा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं पता है, जिसको इतना समझ में आया हो, क्या लिखा मैंने, लिक्विडेशन डेट पे, लिक्विडेशन टाइम पे कंपनी का जो लिक्विडेटर है ना, वो शेयर होल्डर्स की 2 लिस्ट बनाता है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए में उन लोगों के, उन शेयर होल्डर्स के नेम लिखे जाते हैं जो लिक्विडेशन डेट पे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, और लिस्ट बी में उन लोगों के नेम लिखे जाते हैं जिन्होंने विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन अपने शेयर ट्रांसफ़र कर दिए, उनको बोलते हैं बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो एक तो ए लिस्ट रेडी है और एक उसके पीछे बी लिस्ट रेडी है। तो प्लान 1, अगर अमाउंट शॉर्ट पड़े अपनी लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए, तो आप ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज से पैसा मांगो, और अगर ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज पेमेंट करने से मना कर दे तो प्लान बी एग्जीक्यूट करो और बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज से पैसा मांगो, अगर उन्होंने शेयर 12 मंथ के अंदर ट्रांसफ़र किए। तो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में नाम ही उनका लिखते हैं, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में नाम ही उन्हीं का लिखा जाता है जिन्होंने 12 मंथ के अंदर अंदर शेयर क्या किए, ट्रांसफ़र किए। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं पता है, हम लोग बात कर रहे हैं लायबिलिटीज ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो हम लोग बात कर रहे हैं लायबिलिटीज ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज की। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज कब लाइबल है, कब पैसा बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज से मांगा जा सकता है और कितना मांगा जा सकता है। तो यहाँ पे अपने को क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज के अंदर। पहला कि बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, किन कंडीशन में बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, किस कंडीशन में बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज लाइबल है, रिस्पॉन्सिबल है, उनकी लायबिलिटीज़ कब आएगी। और तीसरी चीज़ अमाउंट, कि कितने अमाउंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट आता है फॉर्मेट, की किस फॉर्मेट में हम लोग उनकी लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। जो लिक्विडेशन डेट पे कंपनी के शेयर होल्डर हैं, देखो सबसे पहली चीज़ तो अगर शेयर फुल्ली पेड अप है तो बात ही ख़त्म। अगर 10 रुपीज़ का शेयर है एंड ऑल शेयर्स आर 10 कॉल्ड एंड पेड अप, तो लिक्विडेटर किसी से अमाउंट मांग ही नहीं सकता, क्योंकि फेस वैल्यू से ज़्यादा मांग ही नहीं सकते। तो अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड अप हैं और एसेट से जो अमाउंट रियलाइज़ हुआ उससे लायबिलिटीज़ के पेमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, तो लिक्विडेटर शेयर होल्डर से अमाउंट कॉल करेगा। तो वो सबसे पहले कॉल किससे करेगा, जो कंपनी की लिक्विडेशन डेट पे शेयर होल्डर से उनसे पैसा मांगेगा, उनको बोलते हैं ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। और अगर वो पेमेंट करने से मना कर दे तो वो पैसा किससे मांग सकता है, कौन, लिक्विडेटर, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी से जिन्होंने अपने शेयर विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन ट्रांसफ़र किए।
तो आप मुझे बताओ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज कब रिस्पॉन्सिबल है? कंडीशंस बताओ। जिसमें बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज रिस्पॉन्सिबल है। Conditions in which B list contributories are liable. Conditions in which B list contributories are liable. Conditions, तो पहली कंडीशन तो तुम ही बताओ। Shares are पार्टली पेड अप। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि आपके जो शेयर्स हैं वो क्या हैं? पार्टली पेड अप हैं। शेयर्स फुली पेड अप है तो कोई पेमेंट नहीं करेगा। शेयर्स आर पार्टली पेड अप। और दूसरा, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स आर नॉट पेड बाय, बताओ क्या लिखो आगे? वेरी गुड, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ही कंडीशन में आती है। पहला, जो शेयर्स ट्रांसफर किए वो पार्टली पेड अप है, ठीक है सर। और दूसरा, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज जिन्होंने उनको शेयर ट्रांसफ़र किए हैं, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज जिन्होंने बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने जिनको शेयर ट्रांसफ़र किया, अगर वो पेमेंट करने से मना कर दे। और तीसरी कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट, शेयर्स आर ट्रांसफर्ड विद इन 12 months from the date of liquidation. Shares are transferred within 12 months from the date of liquidation. जो shares है ना वो liquidation date से 12 मंथ के अंदर क्या हुए हो? ट्रांसफ़र हुए हो। क्योंकि उससे पहले ट्रांसफ़र किए तो ये माना जाता है कि बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज को भी पता नहीं था कि कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, इसलिए फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो तीन कंडीशन अगर किसी के भी साथ फुलफ़िल हो जाती है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी को पैसा देने के लिए। तो पहले तो मैंने बताया बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज होती क्या है। तो क्या होती है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज? तो अपन ने बोला कि कंपनी का जो लिक्विडेटर है वो लिक्विडेशन डेट पे शेयर होल्डर्स की लिस्ट बनाता है, ताकि वो लिस्ट तभी बनाएगा जब शेयर्स पार्टली पेड अप होंगे, ताकि अगर एसेट से जो अमाउंट रियलाइज़ होता है वो लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए शॉर्ट पड़े तो हम लोग शेयर होल्डर से अमाउंट क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? लिस्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो लिस्ट बनती है उसको बोलते हैं ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। और जिन्होंने उनको शेयर ट्रांसफ़र किए विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन उनको बोला जाता है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो दोनों प्लान ए और प्लान बी दोनों रहते हैं। फिर बात आती है कि बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है ही नहीं लिक्विडेशन डेट पे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है? कितना इंटरेस्टिंग है कि ऐसे लोग जो लिक्विडेशन डेट पे कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं, पहले शेयर होल्डर रह चुके हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहला, शेयर्स आर पार्टली पेड अप एंड unpaid amount on shares are not paid by A list contributories and shares are transferred within 12 months from the date of liquidation. अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाए तो एक्सेप्शनल केस हो गया कि जो कंपनी के लिक्विडेशन डेट पे शेयर होल्डर्स नहीं है फिर भी वो कंपनी के क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरी चीज़ कि आप
कितने अमाउंट के लिए बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज रिस्पॉन्सिबल होंगे? अमाउंट फॉर विच बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज आर रिस्पॉन्सिबल, तो कितने अमाउंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है? कितने अमाउंट के लिए बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज रिस्पॉन्सिबल है? अब मेरी बात को ढंग से समझना, ये एक ईयर है, ठीक है, और जैसे अपन बोल रहे हैं कि 31 मार्च 21 और 1 अप्रैल 20, यहाँ पे कंपनी क्या हो रही है? लिक्विडेट हो रही है। अब विद इन 12 मंथ जिन्होंने शेयर ट्रांसफ़र किए ना, वो ही बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में आएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले मिस्टर ए ने शेयर ट्रांसफ़र किए, 200 शेयर ट्रांसफ़र किए उसने, ठीक है, और उसने शेयर ट्रांसफ़र किए 1 जुलाई को, तो उसने 1 जुलाई को शेयर ट्रांसफ़र किए। फिर उसके बाद बी ने शेयर ट्रांसफ़र किए 300 और उसने ट्रांसफ़र किए 1 नवंबर को, और उसके बाद मिस्टर सी ने अपने 500 के शेयर ट्रांसफ़र किए 1 जनवरी, और कंपनी बाद में 31 दिसंबर के दिन क्या हुई? लिक्विडेट हो गई। तो ये तीनों जो हैं वो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। तो एक चीज़ लॉजिकली समझो कि तुम मिस्टर ए को कंपनी के उन क्रेडिटर्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो ना, जो मिस्टर ए के शेयर होल्डर्स रहते हुए थे और अभी तक अनपेड है। मिस्टर ए ने 1 जुलाई को शेयर ट्रांसफ़र कर दिए, समझो मिस्टर ए ने 1 जुलाई को शेयर ट्रांसफ़र कर दिए, तो 1 जुलाई के बाद की एक्टिविटीज़ के लिए तो मिस्टर ए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। जब तक वो शेयर होल्डर था तब तक की एक्टिविटी के लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल है, 1 जुलाई के बाद के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे क्रेडिटर्स जो लिक्विडेशन डेट पे क्या हैं? अनपेड हैं। ऐसे क्रेडिटर्स जो लिक्विडेशन डेट पे अनपेड हैं और वो क्रेडिटर्स मिस्टर ए के शेयर ट्रांसफ़र करने से पहले के पीरियड के हैं। मतलब कंपनी ने कोई परचेज़ किया 1 जुलाई से पहले, इन बिटवीन, वो क्रेडिटर्स अभी भी अनपेड है, तो उनके लिए मिस्टर ए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब 1 जुलाई के बाद कोई शेयर्स 1 जुलाई के बाद कोई गुड्स परचेज किया, उसकी वजह से कोई लाइबिलिटीज़ क्रिएट हुई, अभी भी अनपेड है, तो बहुत कॉमन सेंस है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थोड़ा है। तो सीधा सीधा फंडा क्या है कि अगर मिस्टर ए ने 1 जुलाई को शेयर ट्रांसफ़र किया, तो उससे पहले की किसी ट्रांजैक्शन, उससे 1 जुलाई से पहले के किसी ट्रांजैक्शन की कोई लाइबिलिटीज़ है, वो लिक्विडेशन डेट तक अनपेड है, तो मिस्टर ए उसको पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मान लो मिस्टर ए ने जब शेयर ट्रांसफ़र किए थे, उस डेट के 10,000 के क्रेडिटर्स अभी भी क्या है? अनपेड है। मिस्टर ए ने जो शेयर ट्रांसफ़र किए ना, कब शेयर ट्रांसफ़र किए? समझो 1 जुलाई को मिस्टर ए ने शेयर ट्रांसफ़र किए, तो 1 जुलाई को जब मिस्टर ए ने शेयर ट्रांसफ़र किए थे, उस डेट पे 10,000 के क्रेडिटर्स थे जो अभी भी लिक्विडेशन डेट तक क्या है? अनपेड है, वो अभी भी अनपेड है, मतलब उनको पेमेंट नहीं हुआ, तो इनको पेमेंट करने के लिए मिस्टर ए रिस्पॉन्सिबल है। और अब मुझे बताओ, जब मिस्टर ए रिस्पॉन्सिबल हैं तो इस केस में इनको पेमेंट करने के लिए बी सी भी तो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब मिस्टर ए शेयर होल्डर था तो बी और सी भी तो शेयर होल्डर था, क्योंकि बी और सी ने तो शेयर बाद में ट्रांसफ़र किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10,000 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ए बी सी तीनों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बच्चों जब ए ने शेयर ट्रांसफ़र किए तब बी और सी भी तो शेयर होल्डर थे, क्योंकि उन्होंने तो कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र ए के बाद में किए। तो इस 10,000 के लिए वो सब लोग रिस्पॉन्सिबल है ए के साथ, जिन्होंने ए के बाद में क्या किया? शेयर ट्रांसफ़र किया। तो ये 10,000 के लिए ए बी सी 2:3:5 के रेशो में रिस्पॉन्सिबल है।
बी ने 1 नवंबर को शेयर ट्रांसफ़र किए, तब 12,000 के क्रेडिटर्स थे जो अभी भी अनपेड है। अब मुझे थोड़ा सा अक्कल लगाना है ना, जब ए ने शेयर ट्रांसफ़र किए थे उस डेट के क्रेडिटर्स अभी भी अनपेड है। जब ए ने शेयर ट्रांसफ़र किया था कब, 1 जुलाई को, तब के 10,000 के क्रेडिटर्स अभी भी अनपेड है। इसका मतलब ये क्रेडिटर्स इस पीरियड में भी तो अनपेड रहे होंगे ना। अब जब बी ने शेयर ट्रांसफ़र किए ना, तो बी ने जब शेयर ट्रांसफ़र किए थे तब इन क्रेडिटर्स का अमाउंट 12,000 हो गया। तो जिसको समझ में आ रहा है 12,000 में से 10 तो वही है जो आप ए बी सी में डिवाइड कर चुके हो। अब इन बिटवीन अगर देखा जाए तो क्रेडिटर्स कितने बढ़े, 2,000। ए के शेयर ट्रांसफ़र करने के बाद बी के शेयर ट्रांसफ़र करने तक क्रेडिटर बढ़े कितने, 2,000। अब इसके लिए ए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बी और सी। तो ये जो अमाउंट है वो बी और सी में 3:5 शेयर होल्डिंग के रेशियो में डिवाइड होगा। और जब सी ने शेयर ट्रांसफ़र किए थे तब ये क्रेडिटर्स 15,000 हो गए। तो ये 15 में से 10 वही है जो ए बी सी में डिवाइड कर चुके हो, 2 ऑलरेडी मैं बी और सी में डिवाइड कर चुका हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा पता है, जो समझदार है वो समझो कि बी के शेयर ट्रांसफ़र करने तक 12,000 के क्रेडिटर थे, और जब सी ने शेयर ट्रांसफ़र किए थे तो ये क्रेडिटर कितने हो गए थे, सॉरी, जब सी ने शेयर ट्रांसफ़र किए थे, जब सी ने शेयर ट्रांसफ़र किए थे तो ये क्रेडिटर्स बढ़ के 15,000 हो गए। इसका मतलब बी के शेयर ट्रांसफ़र करने के बाद और सी के शेयर ट्रांसफ़र करने से पहले जो क्रेडिटर्स बढ़े वो 3,000 है। और इन 3,000 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताओ, इस 3,000 के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कौन है, सी। तो मुझे क्या करना है पता है, 10,000 को ए बी सी में डिवाइड करना है, ये 2,000 को बी और सी में डिवाइड करना है, और ये 3,000 को क्या करना है, सी में लेना है। तो अगर मैं बात करूँ तो ए इस अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बी इस अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सी बताओ किस किस के लिए, इसमें, इसमें और इसमें। इस अमाउंट में जो सी का शेयर आया, इसमें जो सी का शेयर आया, इसमें जो सी का शेयर आया। तो ये ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको समझ में आ रहा हो ये बी की, और ये सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सीधा फंडा क्या है, बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज ने जब शेयर ट्रांसफ़र किए तब के क्रेडिटर्स जो अभी भी अनपेड हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, और उसमें वो और उनके बाद जिन लोगों ने शेयर ट्रांसफ़र किए वो सब क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो वो अनपेड क्रेडिटर्स बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और दूसरी चीज़, किसी भी बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी से, मतलब किसी भी शेयर होल्डर से आप शेयर्स पर जो अनपेड अमाउंट है उनसे ज़्यादा तो नहीं ले सकते ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहला क्या है इसमें, शेयर इन अनपेड क्रेडिटर, शेयर इन हिस्सा हिस्सा, शेयर इन अनपेड क्रेडिटर्स, और दूसरा क्या है, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर ट्रांसफ़र। इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, और मैं क्या बोलूँगा पता है, बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज की लायबिलिटीज क्या है, विच एवर इज, बताओ, विच एवर इज लो, जो इन दोनों में से क्या हो, कम हो। अगर अनपेड क्रेडिटर्स में शेयर 1000 है, अनपेड क्रेडिटर्स में, जैसे ए का अनपेड, जस्ट फॉर एग्जांपल ए का अनपेड क्रेडिटर्स में शेयर 1000 है, और उसने जो शेयर ट्रांसफ़र किया उस पर अनपेड अमाउंट 1500 है, तो वो 1500 क्यों देगा, वो 1000 ही देगा ना। वो बोलेगा भैया जब मैं शेयर होल्डर था तब के क्रेडिटर्स जो अभी भी अनपेड है उसमें मेरा हिस्सा 1000 है तो 1000 दूंगा। अब मान लो सी का अनपेड क्रेडिटर्स में शेयर आ रहा है 7000 का, 7000 का, सी का अनपेड क्रेडिटर्स में शेयर आ रहा है 7000, और सी ने जो शेयर ट्रांसफ़र किए उन पे
अनपेड अमाउंट सिर्फ 3,000 है, तो 3,000 से ज़्यादा तो उससे मांग ही नहीं सकते ना। तो जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ध्यान रखना कि अगर मुझे बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लाइबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ अमाउंट निकालनी है कि कौन कितने अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देखो कितनी एक्सेप्शनल केस है ये। मतलब ऐसे लोग जो लिक्विडेशन डेट पे कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो भी वो लिक्विडेशन डेट पे कंपनी को पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने जो शेयर ट्रांसफ़र किए वो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन हो, दूसरा उनके शेयर्स पार्टली पेड अप हो, और तीसरा ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो उनको पेमेंट देना पड़ेगा। अब अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो जब उन्होंने शेयर ट्रांसफ़र किए उसके पहले के वर्किंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जिस डेट पे उन्होंने शेयर ट्रांसफ़र किए उससे पहले के कोई क्रेडिटर्स अनपेड हैं तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, पर उनके शेयर ट्रांसफ़र करने के बाद जो क्रेडिटर्स क्रिएट हुए और अगर वो अभी भी अनपेड है लिक्विडेशन डेट पे, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो अगर मैं बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लाइबिलिटीज की बात करूं तो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर ऑफ द टू अमाउंट। लोअर ऑफ द टू अमाउंट, फर्स्ट शेयर इन अनपेड क्रेडिटर, उनका अनपेड क्रेडिटर में कितना शेयर है वो, और सेकंड थिंग अगर बात करूं, सेकंड थिंग अगर बात करूं तो सेकंड क्या है, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर ट्रांसफर विच एवर इज लेस के लिए बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल है और लिक्विडेटर उनसे उतना पैसा मांग सकता है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप लिक्विडेटर बने और ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने पेमेंट करने से मना कर दिया तो आपको बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी से कितना अमाउंट मांगना है वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो टॉपिक 2 भी डिस्कस की बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज पे मैं बात कर रहा हूँ, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज पे बात कर रहे हैं। तो पहला बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज होते क्या है, मीनिंग अपन ने बात की। दूसरा कंडीशंस इन विच बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज आर रिस्पॉन्सिबल। कितनी कंडीशंस है पता है? 3 कंडीशंस है जिसमें बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज रिस्पॉन्सिबल है। 12 महीने के अंदर शेयर ट्रांसफ़र किए हों, शेयर्स जो ट्रांसफ़र हुए वो क्या है, पार्टली पेड हैं, और थर्ड क्या है, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने पेमेंट करने से मना कर दिया। और अमाउंट, तो 2 अमाउंट में कंपैरिजन करना है, एक तो शेयर इन अनपेड क्रेडिटर, शेयर इन अनपेड क्रेडिटर्स, और दूसरा अनपेड अमाउंट ऑन शेयर ट्रांसफर विच एवर इज लेस। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये तीनों कंडीशंस हो गई यहाँ पे। पहला शेयर्स पार्टली पेड अप है, दूसरा 12 महीने के अंदर ट्रांसफ़र किया और ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने पेमेंट करने से मना कर दिया हो, और बी लिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमाउंट फॉर विच बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज आर रिस्पॉन्सिबल, अमाउंट जिसके लिए बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला शेयर इन अनपेड क्रेडिटर्स, शेयर इन अनपेड क्रेडिटर्स, और दूसरा शेयर इन अनपेड अमाउंट, नहीं, शेयर इन अनपेड क्रेडिटर्स, और दूसरा क्या है, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर ट्रांसफर, अनपेड अमाउंट ऑन अनपेड अमाउंट ऑन शेयर ट्रांसफर। तो जो शेयर ट्रांसफर किए उन पे जो अनपेड अमाउंट है, तो शेयर इन अनपेड क्रेडिटर्स और अनपेड अमाउंट ऑन शेयर ट्रांसफर विच एवर इज लेस, जो दोनों में से क्या हो, कम हो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फॉर्मेट वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फॉर्मेट अपने को फॉलो करना है। होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन करेंगे ना तो बस उसके बाद तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो जो उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, in a liquidation which commenced on
2 अप्रैल 2017, तो लिक्विडेशन चालू हुआ 2 अप्रैल 17 को, तो उससे पहले के 12 मंथ के अंदर अंदर जिन्होंने शेयर ट्रांसफ़र किए वही ए लिस्ट बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज है। देखो, सर्टन क्रेडिटर्स कुड नॉट रिसीव पेमेंट आउट ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ एसेट, साफ लिखा हुआ है, सर्टन क्रेडिटर कुड नॉट रिसीव पेमेंट आउट ऑफ द रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट, मतलब एसेट से जो अमाउंट रियलाइज हुआ अगर उसी से पेमेंट हो जाए तो क्यों कॉल करेंगे। एंड आउट ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, मतलब सारी एसेट बेच दी, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज से पैसा ले लिया, फिर भी क्रेडिटर्स अनपेड है। द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ सर्टन ट्रांसफर विच टुक प्लेस इन 2016-17। शेयर होल्डर्स, इन लोगों ने क्या किया, शेयर ट्रांसफ़र किए, नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफ़र और डेट जब उन्होंने शेयर ट्रांसफ़र किए, और क्रेडिटर्स रिमेन अनपेड एंड आउटस्टैंडिंग, और जब शेयर ट्रांसफ़र किए तब के कितने क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो अभी भी क्या है, अनपेड है। अब जैसे मैं बात करूं, एक्स ने शेयर ट्रांसफ़र किए कब, 1 मार्च 2016 को। अब आपका देखो यहाँ पे लिक्विडेशन कब चालू हुआ, 2 अप्रैल, तो जिन्होंने 2 अप्रैल 2016, 2 अप्रैल 2 अप्रैल 2016 के बाद शेयर ट्रांसफ़र किए वही बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज हो सकते हैं ना। इसका मतलब यहाँ पे एक्स जो है वो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज नहीं है, क्योंकि उसने 12 मंथ पहले से ही शेयर क्या किए थे, ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो ए जो है वो आपका बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में नहीं आएगा, और बाकी देख लो ए बी सी और डी, और इन सब ने जो अपने शेयर ट्रांसफ़र किए हैं वो 2 अप्रैल 2016 के बाद में ट्रांसफ़र किए, मतलब ये सब कौन है, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं। अब देखो, जब ए ने शेयर ट्रांसफ़र किए थे तब के 6000 के क्रेडिटर्स अभी भी अनपेड हैं, और उसके लिए ए के साथ बी सी डी भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर जब बी ने शेयर ट्रांसफ़र किए तो ये बढ़ के 7500 हो गए, मतलब ये जो 1500 बढ़े ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बी, और बी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सी और डी भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जिस डेट पे बी ने शेयर ट्रांसफ़र किए उस डेट पे सी और डी भी कंपनी के शेयर होल्डर थे। फिर उसके बाद ये बढ़ेंगे, कम हो ही नहीं सकते हैं, और ये 500 के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सी डी, और ये जो बड़ा 1500 उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डी। ठीक है, तो अपने को ये कैलकुलेट करना है कि कितना कितना अमाउंट इनको अनपेड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए देना है। नीचे देखो लास्ट में लिखा हुआ है, ऑल द शेयर्स आर ₹10 ईच एंड 6 पेड अप, मतलब 4 रुपीज़ पर शेयर हम लोग को, ये तो 3 ही है, 4 रुपीज़ पर शेयर कॉल कर सकते हो। इग्नोरिंग एक्सपेंस एंड रेमुनरेशन ऑफ लिक्विडेटर एक्सेट्रा शो द अमाउंट टू बी रियलाइज फ्रॉम द वेरियस पर्सन लिस्टेड अबाउ। तो अब मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो अभी तक मैं क्या बता चुका हूँ, अभी तक मैं बता चुका हूँ ए लिस्ट बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन है, कंडीशन इन विच बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज आर रिस्पॉन्सिबल एंड अमाउंट फॉर विच बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज आर रिस्पॉन्सिबल। अब फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट में ऊपर क्या लिखा जाता है, statement showing calculation of liabilities of B list contributors. Statement showing calculation of liabilities of B list contributors. तो सबसे पहले आ जाता है डेट, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है इंक्रीज इन अनपेड क्रेडिटर्स, फिर यहाँ पे आता है रेशो कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, फिर यहाँ पे लिखा जाता है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, जो मेरे केस में कौन कौन है, ए बी सी और डी, और एक कॉलम बनता है टोटल का। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो 1 मई तब क्रेडिटर्स कितने थे, 6000। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए बी और सी और डी, और साथ में मैं लिखूंगा इन्होंने कितने कितने शेयर ट्रांसफ़र किए, तो 1000, 1500, 300 और 200, क्योंकि जितने शेयर इन्होंने ट्रांसफ़र किए उसी प्रपोर्शन में ये लोग क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताओ, ए ने जब शेयर ट्रांसफ़र किए तब के 6000 के क्रेडिटर्स अभी भी अनपेड हैं, तो ये 6000 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है,
ये 6,000 के लिए ए के साथ में बी सी डी भी तो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब ए ने शेयर ट्रांसफ़र किए उस डेट पे बी सी डी भी तो शेयर होल्डर थे, क्योंकि उन्होंने तो शेयर ट्रांसफ़र बाद में किए। तो किस रेशो में इस अमाउंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो मैं बोलूँगा 10:15:3:2। तो 6,000 को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है सब में। हाँ जी बच्चों, 6,000 डिवाइड बाय कितना हो गया, 25 और 5 30, 200। तो इसका शेयर आ गया 2,000, इसका शेयर हो गया 3,000, इसका 600 और इसका 400, और टोटल कितना हो गया 6,000। अब 1 मई के बाद में देखो, नेक्स्ट ट्रांसफ़र हुआ 1 जुलाई। 1 जुलाई को जब शेयर ट्रांसफ़र किए थे बी ने, तब क्रेडिटर 7,500 हो गए। तो 7,500 में 6,000 तो वही है ना जो आप ऑलरेडी ए बी सी डी में डिवाइड कर चुके हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 7,500 माइनस 6,000 मतलब 1,500, और ये 1,500 अब डिस्ट्रीब्यूट होगा 15:3:2 के रेशो में। ए में नहीं आएगा, क्योंकि ए के शेयर ट्रांसफ़र करने के बाद ये लायबिलिटीज़ क्रिएट हुई है। तो क्या करना है, 1,500 डिवाइड बाय 20, 75 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ पे आ रहा है 1125, 75 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ आ रहा है 225, और यहाँ आएगा 150 प्लस 150 प्लस 1125। तो ये 1,500 का टोटल आ गया। 1 जुलाई के बाद देखो, 1 मई, 1 जुलाई, 1 जुलाई के बाद 1 नवंबर। 1 नवंबर को जब सी ने शेयर ट्रांसफ़र किए थे तो अनपेड क्रेडिटर्स 8,000 थे, और जिसको समझ में आ रहा है उसमें से 7,500 तो हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो 500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के रेशो में, तो 300 और 200। अब क्योंकि ये ए और बी के शेयर ट्रांसफ़र करने के बाद लायबिलिटीज़ क्रिएट हुई, इसलिए इसके लिए ए और बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये 500 का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 नवंबर के बाद देखो, 1 फ़रवरी को जब शेयर ट्रांसफ़र किए थे तो 9,500 माइनस 8,000 मतलब कितने बढ़े, 1,500। और ये 1,500 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ डी, ये 1,500 रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ डी में आ गया। और अब मैं यहाँ पे इसको सिस्टमेटिकली बोल सकता हूँ, बहुत इजी है ये। क्या बोलूँगा इसको पता है मैं, शेयर इन अनपेड क्रेडिटर्स, शेयर्स इन अनपेड क्रेडिटर्स, इसको मैंने दे दिया, स्मॉल ए दे दो, 2,000, 4,125, 6,9,1,125 शायद, और 400 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 1,500, 2,250 प्लस 1,125 प्लस 4,125 प्लस 2,000, और टोटल 9,500। तो जो लिक्विडेशन डेट पे जो क्रेडिटर्स अनपेड है 9,500, उसको पेमेंट करने के लिए ए 2,000 से रिस्पॉन्सिबल है, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी 4,125, सी की 1,125 और डी की 2,250। और साथ में इसको कंपेयर किससे करना है पता है, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर ट्रांसफ़र। तो क्या करना है तुमको, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफ़र मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज़ पर शेयर। तो आप ए से ज़्यादा कितना ले सकते हो, 4,000। 1,000 शेयर्स उसने ट्रांसफ़र किए इंटू 4 के हिसाब से 4,000। बी से तुम 1,500 मल्टीप्लाई बाय 4 के हिसाब से ज़्यादा 600 ले सकते हो। 300 इंटू 4 के हिसाब से सी से तुम 1,200 ले सकते हो, और डी से 200 मल्टीप्लाई बाय 4 के हिसाब से 800 ले सकते हो। और अब मैं क्या लिखूँगा, इसको मैंने दे दिया स्मॉल बी, और फाइनली लायबिलिटीज ऑफ बी लेस कॉन्ट्रीब्यूटरीज ए और बी
विच एवर इज लेस। तो जिसको समझ में आ रहा हो, ए और बी विच एवर इज लेस में बात करूँ तो आप लिक्विडेटर ए से कितना कॉल कर सकता है लीगली 2000, बी से 4125, सी से 1125 और डी से आप 800 रुपये से ज़्यादा कॉल नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताओ इस केस में अगर मैं बात करूं तो 2000 प्लस 4125 प्लस 1125 प्लस 800 करें तो सारे बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी से टोटल मिला के 8050 का अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा। फिर भी तुम्हारे क्रेडिटर्स क्या रहेंगे, अनपेड रहेंगे। तो मैं फाइनली यहाँ लिख सकता हूँ अनपेड क्रेडिटर्स। तो 9500 में से 8050 माइनस कर दोगे तो अनपेड क्रेडिटर्स फिर भी 1450 रह गए। तो ये बहुत इजी है, बहुत इजी है और ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। तो जिसको ये समझ में आ गया हो तो मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसको ढंग से देखना, नोट्स आप वहाँ से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो क्वेश्चन मैं बोलूँ ना इस तरह के, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बार अटेम्प्ट करना। 15 होमवर्क। बहुत इजी है, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। देखो ये 18 कर सकते हो आप होमवर्क, सभी कर सकते हो। बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस है ना जो कि बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज पे बेस्ड हो, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो लिक्विडेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है ना वो सब डन। तो आप जितने भी क्वेश्चंस इस पैटर्न के आपको दिख रहे हैं ना, ये सब ऐसे, वो सब बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज पर बेस्ड है, वो सब आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लूँगा, या कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ओके बेटा, बाय बाय, एन्जॉय। चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ना।